ठीक है, आज करेंगे टेस्ट 7 सोसाइटी का ना। टॉपिक रहेगा ग्लोबलाइजेशन। एक बार मैं थोड़ा बता देता हूँ। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी टॉपिक है कि किन किन एरियाज में ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन पूछा है या पूछ सकता है। देखो, तो मतलब जो मैं एस्पेक्ट बता रहा हूँ ये हमें प्रिपेयर करने हैं, इतना मिनिमम तो ना। इन पे क्वेश्चन आए हुए हैं बार बार, ये थीम्स है। पहला जो थीम आता है वो ये कहता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से आर वी लूजिंग अवर आइडेंटिटी। इससे क्वेश्चन करेगा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है। वेस्टर्न कल्चर डोमिनेट कर रहा है, हम अपनी आइडेंटिटी लूज तो नहीं कर रहे। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है। आर वी लूजिंग क्या क्या अवर लोकल आइडेंटिटी, इस पे या तो फिर या फिर हमारा कल्चर, या तो ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, या फिर वो कहेगा कि या दूसरा कहेगा कि वापस हमारा कल्चर वापस रीइंफोर्स या रेजोनेट तो हो रहा है या नहीं हो रहा है ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो दोनों एस्पेक्ट पूछेगा। डिग्रेड हो रहा है, होमोजेनाइज हो रहा है, या वापस रेजोनेट हो रहा है, रीइंफोर्स हो रहा है। ये एक एस्पेक्ट आता है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। दूसरा जो है वो ग्लोबलाइजेशन को लिंक कराएगा जो हमने पहले वाले टॉपिक पढ़े थे। सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म, जितने भी तुमने सोसाइटी के टॉपिक पढ़े हैं, सोशल एम्पावरमेंट, विमेन, फैमिली, बस ग्लोबलाइजेशन को सोसाइटी के जितने पहले वाले टॉपिक पढ़े थे उन सब से लिंक कर देना। डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म, जो भी सारे पढ़े थे। फिर ये जो फैमिली वाले, ये वीमेन वाले और एस्पेक्ट जो है, जैसे इसमें आप यूथ, चिल्ड्रन, एल्डर, एलजीबीटीक्यू जो है ना, एलजीबीटीक्यू, जेंडर जो भी है, डिसेबल, स्पेशली एबल्ड, ठीक है, एल्डर्स सारे। तो और जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उनसे रिलेट करवाएगा। ठीक है। थर्ड करेगा ग्लोबलाइजेशन को टेक्नोलॉजी से लिंक, कि टेक्नोलॉजी का क्या इंपैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन से। ठीक है। फोर्थ आपको याद रखना है, ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। भाई क्या एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ, मान लो इकोनॉमिक टर्म्स हो गए, ट्रेड व्रेड जो भी हो गया, उससे क्या इंपैक्ट पड़ा है। और क्या था, आइडियाज, और पीपल, और वो सारा इकोनॉमिक वाले में डाल दे। ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन के जो पार्ट है वो डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछने लग गया। पीपल से पूछ लेगा माइग्रेशन पे, आइडिया से पूछेगा जो नए नए आइडिया उन फैमिली रिलेशन पे, इन सब पे। तो ये अब डेफिनेशन से पकड़ने लग गया कि जो डेफिनेशन थी उसी से एक पार्ट निकाल के पूछ गया उससे। ठीक है, तो आइडिया से, पीपल मूवमेंट से, इन सब से आ जाएगा। तो ये एक जो बेसिक बेसिक एस्पेक्ट मैंने आइडेंटिफाई किया है, इतना हमें मिनिमम पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन को लेके। चलो अब देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, elucidate the relationship between globalization and new technology in a world of scarce resource with a special reference to India. 250 words, 15 marks. रिलेटिवली सिंपल ही था ये क्वेश्चन, कि ग्लोबलाइजेशन के आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन हुआ उससे फिर टेक्नोलॉजी में क्या इंपैक्ट पूछा हुआ है ना, रिलेशनशिप पूछा हुआ है। तो टेक्नोलॉजी क्या लेके आएगी, ग्रोथ लेके आएगी, एफिशिएंसी लेके आएगी। पहले पॉजिटिव बताओ, है ना, बट इट ऑल्सो ब्रॉट सम चैलेंजेस। स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में बता दो। इन इनइक्वालिटीज, है ना, कुछ लोगों को एक्सेस होगा कुछ को नहीं होगा, तो इनइक्वालिटीज आएंगी। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होगा, और जेंडर्ड एक्सक्लूजन। ये आपको सोसाइटी के हिसाब से इंट्रोडक्शन बताना है, उसी को आप एलोबरेट कर देना।
इनको स्टार्टिंग वालों को कर देना पॉजिटिव में, जो चैलेंज उनको कर देना नेगेटिव में। तो एफिशिएंसी आएगा, एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जैसे सोलर, नई नई टेक्नोलॉजी आई, माइक्रो इरिगेशन, ठीक है, एआई बेस्ड क्रॉप मॉनिटरिंग। फिर डिजिटल पब्लिक गुड्स, जैसे यूपीआई हो गया, कोविन हो गया, प्लेटफॉर्म्स आते हैं डिजिटल। तो इनसे क्या हो रहा है, पूरी एफिशिएंसी बढ़ रही है आपकी सर्विस डिलीवरी की। फिर बूस्ट टू विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, अलग अलग जो ई कॉमर्स मॉडल आए उससे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड बूस्ट हुई है, ठीक है। ग्रीन इनोवेटिव इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स, तो ये सब प्रमोट हो रहा है एक पॉजिटिव से, जो हमारी सोसाइटी और आसपास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव इंपैक्ट कर रहा है टेक्नोलॉजी के। रिसोर्स की बात करें तो यूटिलाइजेशन हो जाता है एफिशिएंटली उसका। पर उसके कुछ नेगेटिव भी हैं, डिजिटल डिवाइड प्रमोट ज्यादा हो गया, कईयों के पास एक्सेसिबिलिटी है नहीं टेक्नोलॉजी की, है ना। तो ओनली 33% ऑफ इंडियन वुमेन यूजेस मोबाइल इंटरनेट रेगुलरली, डेटा था जीएसएम में 2023 का। इट लिमिट्स देयर एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज। फिर टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ऑटोमेशन, अगर टेक्सटाइल में और फूड प्रोसेसिंग में ज्यादातर, तो इट डिस्प्रोपोर्शनली अफेक्टेड द विमेन, क्योंकि मोस्टली विमेन इन्वॉल्व थी इसमें। देन रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन में क्या होता है, इंटेंसिव माइनिंग हो जाती है लिथियम की, तो एनवायरमेंट डिग्रेड होता है, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट होती है, तो ट्राइबल वाला एंगल यहाँ डाल सकते थे आप। फिर इंफॉर्मेशन ऑफ वर्क, ठीक है, इन्फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क, तो जैसे जैसे नए नए ग्लोबलाइजेशन की चीजें आ रही हैं, तो उसमें हम क्या हो रहा है, गिग इकोनॉमी, है ना, फ्रीलांसिंग, वो सब प्रमोट हो रही है, उससे फिर सोशल सिक्योरिटी इंपैक्ट होती है। तो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क बढ़ रहा है ना, गिग से और डिजिटल वर्क से। लास्ट में ये कॉमन पॉइंट है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन। स्कार्स, हम्म, बात वो नहीं, मैंने नेगेटिव में तो मैनेज तो यहाँ बताओगे ना, और यहाँ पे तो स्कार्स रिसोर्स मान ले, डिजिटल जो भी अपनी टेक्नोलॉजी आई है उससे, अब उससे ऐसे रिसोर्स पे तो कोई नेगेटिव इतना नहीं होएगा, लेकिन उसके रिसोर्स के कारण जो और सोसाइटी पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो सारा बताना पड़ेगा तेरे को। हाँ, दैट लेड टू द, लिखने को लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा भी रिप्लेसमेंट ही कुछ हुआ नहीं है, चल ही रहा है। और अब पैरेलली चल रहे हैं दोनों। हाँ, ट्रांजिशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नेगेटिवली रिसोर्स पे तो नहीं आएगा, लेकिन इन पे जो उसके कारण, मान लो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट होती है तो ट्राइबल पे इफेक्ट आ रहा है, ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा उसको। अगर कोई टेक्नोलॉजी आ रही है उससे फिर डिजिटल डिवाइड प्रमोट हो रहा है, इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। और अगर रिसोर्स में वैसे भी दिखा रहे हो तो ह्यूमन रिसोर्स का भी दिखा सकते हो कुछ भी, है ना। ये इसको सोसाइटी एंगल से थोड़ा अपने को डालना था। चलो, वो अगर वैसे हम करेंगे पूरा रिसोर्स वाला, फिर वो पेपर 3 का या पेपर 1 का ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स उस हिसाब से नहीं करना इसको, वो फिर ज्यादा मिक्स हो जाता है चीजें। सोसाइटी में यही एंगल आएंगे, ट्राइबल के, विमेन के डिवाइड के, अर्बन रूरल डिवाइड। हाँ, पर ये देते, अब पोस्ट इंडिपेंडेंस, इकोनॉमी और कुछ कुछ ज्योग्राफी, 3 4 सब डाल देते सोसाइटी में, लोग मिक्स करके डाल देते। सेकंड, एक्सप्लोर एंड इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन द फैमिली रिलेशनशिप। वर्क फ्रॉम होम के क्या इम्पैक्ट पड़ा है फैमिली रिलेशनशिप पे। 150 वर्ड्स, 10 मार्क्स। वर्क फ्रॉम होम के बताने आपको, है ना। कोविड 19 के बाद थोड़ा ज्यादा हुआ वर्क फ्रॉम होम का, ठीक है। अब उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट देखो फैमिली रिलेशनशिप पे क्या पड़ा है। इंक्रीज टाइम विद द फैमिली बिकॉज ग्रेटर प्रेजेंस ऑफ वर्किंग मेंबर्स फोस्टर बॉन्डिंग स्पेशली विद द चिल्ड्रन एंड एल्डरली। तो एक टाइम थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, बस वो टाइम ओवर टाइम ना हो जाए, वो नीचे है ना। बस वो टाइम ठीक है, तो इंक्रीज टाइम विद फैमिली, ठीक है। शेयर डोमेस्टिक एंगेजमेंट्स, है ना, मैन पार्टिसिपेटिंग मोर इन हाउस होल्ड चोर्स प्रमोट जेंडर एगलिटरिज्म, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट, बीइंग एट होम ड्यूरिंग क्राइसिस और इलनेस प्रोवाइड्स इमोशनल एंड सिक्योरिटी क्लोजनेस, ठीक है। नहीं तो फिर रिमोट वर्किंग अब अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट मत करो, बस सुन लो, न्यूट्रल हो गए, ठीक है। किसी को, सबके एक्सपीरियंस अलग अलग है, और सुनना है, ठीक है। बेटर पेरेंटिंग, ठीक है, पेरेंट्स कैन बी मोर इन्वॉल्व इन चिल्ड्रंस डेली रूटीन एंड एजुकेशन। सेविंग एंड रिड्यूस कम्यूटिंग स्ट्रेस, दिल्ली में जैसे 1.5 घंटा लग जाता है ट्रैवल में, हैदराबाद बेंगलुरु में। फाइनेंशियल एंड टाइम सेविंग लीड टू रिड्यूस वर्क रिलेटेड स्ट्रेस इंप्रूविंग इंटरपर्सनल हार्मनी। तो ये तो वन साइड ऑफ द क्वाइन हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव है। अदर साइड देखते हैं हम। नेगेटिव देखो, ब्लड वर्क लाइफ बाउंड्रीज, पूरा पूरा दिन ही कांस्टेंट कनेक्टिविटी, है ना, तो कांस्टेंट कनेक्टिविटी इंक्रीज द बर्नआउट एंड अफेक्टिंग पर्सनल इंटरेक्शंस। तो वर्क फ्रॉम द होम, ये पता सुबह स्टार्ट हो रहा है, रात का भी कोई टाइम ही नहीं हो रहा, नहीं ऑफिस होता था पर्टिकुलर टाइम, उस 5 या 6 बजे का ऑफिस का काम खत्म।
वर्क फ्रॉम होम में लगातार चल रहा है तो बर्नआउट ज्यादा बढ़ता है, स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता है, फैमिली वैल्यूएबल इंटरेक्शन कम होती है, स्क्रीन टाइम बढ़ने से फिर बाकी इतनी एनर्जी बचती नहीं है, ठीक है। ओ जेंडर रोल reinforcement, women often bear the dual burden of profession and domestic responsibility। अब पहले ऐसे होता था पूरे टाइम सब घर में रहते हैं तो वर्क फ्रॉम होम वाला काम भी करो और घर का काम भी ज्यादा करो, तो डबल फिर ज्यादा बर्डन हो जाता है, ठीक है। ये सारे ऐसे क्वेश्चन ही भाई, ठीक है। स्पेस कॉन्स्ट्रेंट है, space constraints, lack of personal space may lead to frequent friction and reduced privacy। सब जगह ही घर में काम चल रहा है तो प्राइवेसी और उसका सारा हो जाता है, ठीक है। टेक इंड्यूस्ड आइसोलेशन, इंक्रीज स्क्रीन टाइम, रिड्यूस क्वालिटी कन्वर्सेशन विद इन द फैमिली। क्या वर्क फ्रॉम लाभ क्या होती, क्वारंटीन को अपना सकते हैं ना, जैसे आइसोलेशन हो गई, हाँ हाँ क्वारंटीन, वो तो एक पर्टिकुलर टाइम के वो कह रहा हो गया उस टाइम पे, उस टाइम तो फायदा, अब क्या इंपैक्ट पड़ रहा है और बताना है। उस टाइम तो ठीक था, अगर कोविड-19 के पर्सपेक्टिव से देखो तब तो ठीक क्वारंटीन के लिए लाया था, लेकिन अब उसके फैमिली रिलेशंस पे और पूरे डायनामिक्स पे, सोसाइटल डायनामिक्स पे, इंडिविजुअल पे क्या इंपैक्ट पड़ना है वो बताना है। वो एक पर्टिकुलर केस हो गया, पॉजिटिव में लिख सकते हैं कि इट विल हेल्प इन द क्वारंटाइन ऑफ दिस, ठीक है। अपने पॉइंट आप लिख सकते हो, तो एक बेस आंसर है, उसके बाद 4-5 पॉइंट अपने ऐड करोगे, इनोवेट तो करना ही है आपको, है ना। strain on the marital dynamics, over exposure and stress may lead to the conflict in the spousal relationship। अब इसको मैनेज कैसे करना है, मेन बात है कि इसको कैसे मैनेज करना है। क्लियरली डिफाइंड वर्क आवर्स टू मेंटेन द वर्क लाइफ बैलेंस, तो ये नहीं होना चाहिए पूरे टाइम में वर्क चल रहा है, तो एक क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए वर्क आवर्स। प्रमोट शेयर डोमेस्टिक रोल्स थ्रू अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन। सपोर्ट फॉर मेंटल हेल्थ वाया काउंसलिंग एंड वर्क प्लेस फ्लेक्सिबिलिटी, ये कॉमन पॉइंट है जो आप लिख सकते हो जब अगर डिजिटल एक्सपोजर से क्वेश्चन ज्यादा आता है तो उसमें भी आपको ये करना है, फिक्स टाइम करना है, ठीक है। शेयर्ड डोमेस्टिक रोल्स अगर वर्क फ्रॉम होम, और दूसरा मेंटल हेल्थ, ये दोनों पॉइंट तो कॉमन है, कहीं भी लगा सकते हो आपके डिजिटल एक्सपोजर में जब जाते हैं तो प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए, मेंटल काउंसलिंग वाया वर्क प्लेस फ्लेक्सिबिलिटी। जेंडर सेंसिटिव वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी होनी चाहिए टू प्रिवेंट द डोमेस्टिक ओवरबर्डनिंग ऑफ द विमेन, तो विमेन के केस में थोड़ा होना चाहिए, उनको घर का काम भी करना है, तो जेंडर सेंसिटिव, ये क्योंकि ये वर्ड सोसाइटी का पेपर है तो ये बढ़ाने चाहिए, जेंडर सेंसिटिव वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज टू प्रिवेंट डोमेस्टिक ओवरबर्डनिंग ऑफ द विमेन। तो क्या उसके पॉजिटिव थे वर्क फ्रॉम होम, क्या उसके नेगेटिव है, और लास्ट में क्या उसको बैलेंस करना है वे फॉरवर्ड देके ऐसे। सर सर हाँ जी एक हाँ जी, सर हम ऐसे आंसर में दो कॉन्ट्राडिक्टिंग पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे पॉजिटिव में हमने लिख दिया कि जेंडर रोल्स मतलब वर्क डिवाइड हो रहा है, और नेगेटिव में हमने लिख दिया कि बिल्कुल विमेन। मैं समझ गया आपका एस्पेक्ट ना, कई बार हमें दिक्कत आती है कि सर वो हमने वहां ऊपर पॉजिटिव लिख दिया, उसका दूसरा नेगेटिव लिख दिया, तो ये पॉइंट भले ही एक है लेकिन उसको तुम किस लिमिट तक स्ट्रेच कर रहे हो तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, अगर उससे ज्यादा बियॉन्ड कर दिया तो नेगेटिव बन जाता है वही पॉइंट ही। तो वही तो लास्ट में मैंने मॉडल आंसर जो वे फॉरवर्ड बताया उसमें यही तो बताया, उसको आप लिमिट करो चीजों को, तो एक पॉइंट को अगर वो उस रेंज के अंदर है तो आप उसको पॉजिटिव लिखो, अगर उसका ओवर एक्सपोजर हो रहा है तो उसको नेगेटिव में लिखो, इसलिए वहां पे वर्ड यूज किए थे ओवर एक्सपोजर। तो वर्ड का सिलेक्शन आप क्या कर रहे हो, कितना उसकी इंटेंसिटी दिखा रहे हो, वो डिपेंड करेगा कि आपका पॉइंट पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में आएगा, ये चीज सीखनी है अपने को आंसर लिखते वक्त, दोनों में आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री। चलो थर्ड, इज डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, जो हमने बात की थी ना बार बार, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से कहीं वेस्टर्न कल्चर तो इम्पोज नहीं हो रहा है ना, तो डाइवर्सिटी तो हमारी थ्रेट नहीं हो रही है, इस डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, जस्टिफाई योर आंसर करो। 250 वर्ड 15 मार्क्स 11 मिनट्स, लो भैया इसलिए लिख दिया सारे, अब आगे वाले 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे इससे सारे, भैया 4-5 पॉइंट याद कर लेंगे। कैसे, अरे मोबाइल किस यूज करते हो क्लास में तुम लोग, मैं बार बार मना नहीं करूँ, 2 घंटे शांति से बैठो, कंट्रोल करो, इतनी क्या इंपल्स आग लगती है मोबाइल में, मुझे तो कराया था कल बच्चे वाला फोन, मैंने मोबाइल वाला, मोबाइल फोन नहीं उठाना बच्चों को, यहाँ पेन नहीं है, कडलिंग पेन से काम करना है, क्लास के बाहर करना मोबाइल मोबाइल। देखो कल्चरल होमोजेनाइजेशन, आप ये बताओगे कि ग्लोबलाइजेशन से कैसे प्लूरलिज्म सेकुलरिज्म जो भी वैल्यूज हैं डाइवर्सिटी उन सबके कॉमन पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो कैसे थ्रेट है ये होमोजेनाइजेशन, मतलब टॉपिक ये आ रहा था कि जो ग्लोबलाइजेशन है ये होमोजेनाइजेशन लेके आ रहा है या फिर एम्पावर कर रहा है अपनी लोकल आइडेंटिटीज को, तो पहले तो आप थ्रेट बताओगे कि ग्लोबलाइजेशन का थ्रेट है भाई, ये सारी चीजें नुकसान हो रही है, होमोजेनाइजेशन आ रहा है, फिर आप बताओगे नहीं, कहीं ना कहीं वो लोकल कल्चर को भी क्या कर रहा है,
फोर फ्रंट पे लेके आ रहा है, उसको स्ट्रेंथन कर रहा है। फिर आप बताओगे वे फॉरवर्ड कि हमें और क्या करना चाहिए हमारे लोकल कल्चर को प्रमोट करने के लिए। वे फॉरवर्ड में आप ये बताओगे कि ग्लोबलाइजेशन का यूज करके हम कैसे अपने लोकल कल्चर को प्रमोट करते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो वही फायदा है। ठीक है, तो अब पहले देखो थ्रेट कैसे है। तो पहला हो रहा है कल्चरल होमोजेनाइजेशन, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के नाम पे मोस्टली क्या हो रहा है, वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है। तो जो वेस्टर्न की वैल्यूज थी वो हमारे ऊपर इंपोज हो रही है ज्यादातर, रादर देन कंप्लीट जो ग्लोबलाइजेशन के नाम पे ये नहीं है कि भाई एक्सचेंज प्रॉपर हो रहा, हमारी वैल्यूज भी वो ले रहे हो, हम उनकी ले रहे हो, मोस्टली वेस्टर्न वैल्यूज इंपोज हो रही है। तो ये एक थ्रेट है, डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर, डोमिनेंस वर्ड यूज करना है कि डोमिनेंस है उनका, ठीक है ना। और हमारे यहाँ पे बताओगे डिक्लाइन इन द लोकल आर्ट, ड्रेस एंड कुजीन, तो दोनों चीजें बताओगे आप, इसलिए थ्रेट है वो। उनका कल्चर डोमिनेट कर रहा है, हमारा डिक्लाइन कर रहा है। लैंग्वेज, अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि चाहे उनकी ब्रांडिंग स्टाइल हो, चाहे उनकी मूवीज हो, चाहे कुछ भी हो, उनके डिफरेंट तरीके से वो डोमिनेंस किसका करवा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर का, और हमारे कल्चर का डिक्लाइन, इसलिए कल्चरल होमोजेनाइजेशन की बात हो रही है सारी, ठीक है ना। देन लैंग्वेज इरोजन, लैंग्वेज में भी आप देखो किसका डोमिनेंस है, इंग्लिश का ज्यादा है, डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश हो रहा है। और मार्जिनलाइजेशन किसका हो रहा है, आपका रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेज का, इनका मार्जिनलाइजेशन हो रहा है। इसलिए आप बता रहे हो थ्रेट, अभी थ्रेट के आर्गुमेंट्स दे रहे हो आपकी कैसे ग्लोबलाइजेशन थ्रेट्स है, ठीक है, हमारी डाइवर्सिटी को, प्लूरलिज्म को, इन सबको। तो उसमें आप बताओगे कैसे ये होमोजेनाइजेशन प्रमोट कर रहा है। फिर थर्ड देखो मार्केट ड्रिवन यूनिफॉर्मिटी, तो मार्केट में भी वही प्रोडक्ट ज्यादा चल रहे हैं जो मास प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो फास्ट फैशन है ना, जो हमारे ट्रेडिशनल जो आर्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। डिक्लाइन इन द हैंडलूम एंड ग्रोथ ऑफ द फास्ट फैशन मास प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। फोर्थ इज द कंज्यूमरिस्ट माइंडसेट, ठीक है। अब धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन के कारण जो माइंडसेट भी चेंज हो रहा है, वैल्यूज भी चेंज हो रही है, वो पहले कैसा था, कलेक्टिव का था, अब वो किसका हो रहा है, इंडिविजुअलिज्म का। तो ये वैल्यू भी चेंज हो रही है, इंडिविजुअलिज्म बढ़ रहा है और विट वीकनिंग द कलेक्टिविस्ट कम्युनिस्ट वैल्यू, जो कम्युनिटी की वैल्यू है वो कम हो रही है। ये तो हो गए थ्रेट्स हमारे, या जो ऐसे प्रोसेस जो होमोजेनाइजेशन लेके आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। अब देखेंगे कैसे ग्लोबलाइजेशन सपोर्ट भी कर रहा है प्लूरलिज्म को, जो भी हमारा क्वेश्चन था उसको, ठीक है, कि कैसे ग्लोबलाइजेशन सपोर्ट कर रहा है आपका प्लूरलिज्म को और डाइवर्सिटी को। तो जो देखो जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म आए हैं उनसे कहीं ना कहीं रीजनल जो फोकलोर है, म्यूजिक है, आर्ट है, वो भी तो प्रमोट हुई है, उनका एक्सपोजर भी तो बढ़ा है लोगों को। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया, राजस्थानी फोक सिंगर ऑन यूट्यूब, तो अब लोग अलग अलग लोग उसको कंज्यूम कर सकते हैं कंटेंट को, ठीक है ना। तो ये फायदा भी हुआ है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द लोकल वॉइसेस। सेकंड, कल्चरल फ्यूजन, है ना, ब्लेंडिंग ऑफ द ग्लोबल एंड लोकल एलिमेंट्स, जैसे फूड में, म्यूजिक में, ठीक है, तो हमारे एलिमेंट्स भी वहां तक गए, उनके भी हैं, तो कहीं ना कहीं प्रमोशन हुआ है, फ्यूजन भी हुआ है दोनों तरफ से, तो और डाइवर्सिटी जनरेट हो रही है, उससे डाइवर्सिटी को प्रमोट भी किया है। थर्ड इज द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ग्लोबल डिमांड ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स भी बढ़ी है, योग से रिलेटेड जो भी है, आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी है, खाद्य से रिलेटेड जो भी है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे प्रोडक्ट्स थे उनका भी ग्लोबल में रीच बढ़ा है, तो ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी हुई है हमारी। फोर्थ इज द डायस्पोरा इन्फ्लुएंस, तो ग्लोबलाइजेशन के कारण, ठीक है, डायस्पोरा क्या, जो हमारे पर्सन यहाँ मूव किए अलग अलग जगह पे, उन्होंने क्या किया, हमारे कल्चर को अलग अलग कंट्रीज में प्रमोट किया थ्रू फेस्टिवल्स, रिचुअल्स जो भी है, तो ये हमारे फायदे हुए हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं हमारे जो लोकल कल्चर है वो स्ट्रेंथन हुआ है, डाइवर्सिटी स्ट्रेंथन हुई है, ठीक है। अब हमें करना क्या चाहिए, तो वे फॉरवर्ड में क्या बताओगे, ऐसी वो प्रैक्टिसेस, ऐसी पॉलिसीज, ऐसे हम चीजें करें जो हमारे लोकल कल्चर को प्रमोट करें थ्रू द यूज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो आप क्या करोगे, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करो, ग्लोबल आइडिया और हमारा उसमें मिला के ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। सपोर्ट इनिशिएटिव दैट ब्लेंड्स ग्लोबल टेक्नोलॉजी विद द लोकल कल्चर, जैसे रीजनल ओटीटी कंटेंट, ओटीटी कंटेंट हमने ग्लोबलाइजेशन ले लिया, बाहर का कंटेंट कौन सा प्रमोट कर रहे हैं वहां पे, हमारा रीजनल लोकल कंटेंट। तो उससे क्या हो रहा है, हमने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया। आगे समझ में, भले टेक्नोलॉजी आइडिया उनके ले लो, प्रमोट करो अपना कल्चर, अपनी चीजें, तो वो हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म से रीच तो बढ़ी है ना, इंटरेस्ट तो बढ़ा ही है लोगों का, उसमें प्रमोट अब क्या कर रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है। अगर वेस्टर्न वैल्यू प्रमोट करोगे तो फिर वेस्टर्नाइजेशन होगा, हमारी वैल्यू प्रमोट कर देंगे तो हमारा कल्चर प्रमोट होगा। तो हमें इन चीजों पे काम करना है, ग्लोबलाइजेशन को, एलपीजी, इन सबको निग्लेक्ट नहीं करना, इनको हमारे फेवर में यूज करना है, ये अप्रोच होनी चाहिए तुम्हारी। इनको मना नहीं करेंगे, बैन नहीं करेंगे, इनको ऐसा टर्न करेंगे हमारे फेवर में यूज हो। अगला, स्ट्रेंथन कल्चरल पॉलिसीज, तो फंड एलोकेट करो जो हमारे रीजनल चीजें हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनके प्लेटफॉर्म पे उनकी चाहे एडवर्टीजमेंट हो, चाहे स्पॉन्सर्ड एड्स, कुछ भी हो, तो उनके लिए फंड एलोकेट करो जो रीजनल हमारी आर्ट है, म्यूजिक है, उनके लिए, ताकि क्या हो, उनकी रीच बढ़े। अब ग्लोबलाइजेशन ने नेटवर्किंग तो दे दी अपने को, अब उस पर हमें अपना कंटेंट और फैलाना है, उसके लिए गवर्नमेंट को, जैसे एक जो भी इसमें स्कीम मैंने डाली हुई है, तो ऐसी कोई स्कीम होगी, है ना,
एक स्कीम थी इसमें, हाँ ये एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है। तो ऐसे कोई भी, कहने का मतलब है ऐसे प्रमोट लेके आओ जो हमारे कल्चर को प्रमोट कर रहा है, जिसकी रीच बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो हमारे अलग अलग कल्चर के एस्पेक्ट हम रीच बढ़ानी है, उसके लिए फंड एलोकेट करो, स्कीम बने उसके लिए। थर्ड इज द इंक्लूसिव एजुकेशन। तो एजुकेशन के अंदर आप लोग जो आपकी हिस्ट्री है, ठीक है, लोकल रीजनल हिस्ट्री है, जो आपकी डाइवर्सिटी है, उसको स्कूल में पढ़ाओ, ताकि क्या होएगा आपका जो लोकल जो चीजें हैं उनको लोकल आइडेंटिटी, उन पे लोगों क्या होगा, प्राइड होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, प्राइड इन द लोकल आइडेंटिटी। ये जब ऑलरेडी आप उस लेवल पे करवा दोगे तो फिर क्या होएगा, आपको अपने आप लोकल कल्चर में आपका फायदा। ये हो गया आपका ग्लोबलाइजेशन का लोकल कल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो देखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, एनवायरनमेंट पे कल्चर में कर सकते हो, अगर लिंक करना हो तो उसमें कैसे हम एनवायरमेंटल वैल्यूज हमारी चेंज हो सोसाइटी, वो भी कर सकते हो आप। ये मेरे क्वेश्चन नहीं है ना, अभी तो पूछे ही है, मैं अपने बनाता तो डाल देता एनवायरमेंट का भी। अब डाल सकते हैं, एनवायरमेंट पे क्या फर्क पड़ा है, दोनों दिखाना पॉजिटिव ही पड़ा है, कहीं ना कहीं एफिशिएंट टेक्नोलॉजी से रिन्यूएबल एनर्जी, वो सबके कहीं कहीं नेगेटिव भी है। इंटेंसिव माइनिंग, वो रिसोर्स वाले से लिंक करके आ सकता था, तो रिसोर्स की एक डायमेंशन एनवायरमेंट पे आ जाएगी। और बताओ, सेटलमेंट का भी हुआ है। दूसरा मैं एक और सोच रहा था कि जो सेक्रामेंटल वैल्यूज थी, मेरे को सेक्रामेंट सुन गया वर्ड, वो भी है कि पहले हम कैसे पूछते थे एनवायरमेंट को, अब वो वैल्यूज कैसे नहीं, वो आना चाहिए सोसाइटी के अंदर, तो वो पहला पॉइंट आएगा। कैसे तुम्हारी एनवायरमेंट के प्रति जो वैल्यूज थी वो भी ग्लोबलाइजेशन के कारण चेंज हुई है, पीपल को पूजना, खेत को, सारा समझ, वो जो वैल्यूज थी, अब वो कैसे हम कैसे कमोडिटी की तरह ट्रीट करने लगे लैंड को, पहले माता की तरह ट्रीट कर रहे थे, गाय को पहले माता, अब इस सेंस में कुछ अगर क्या सेक्रेड ग्रुप्स हो गए, सब चीज हो गए। तो जो सैक्रामेंटल वैल्यू चेंज हुई है एनवायरमेंट को लेके, वो एक एंगल आ सकता है आपका, डिग्रेडेशन का एक एंगल है। हाँ हाँ, यार पता है क्या होता है, ये क्वेश्चन है यूपीएससी की वैल्यू, कुछ मैंने डायमेंशन दी, जो मैंने तेरे नोट्स दिए हैं उसमें और एक्स्ट्रा वैल्यू भी होंगी, तो वो तो कुछ भी आ सकता है, पॉलिटिकल भी फर्क पड़ा है ना, विमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, कहीं पे कम हुआ है, कहीं जेंडर इनक्लूड, सब पॉइंट्स आ जाएंगे डिफरेंट टाइम, कहीं पे भी आ सकता है डायमेंशन। तो इसमें क्वेश्चन लेकिन तीन वही थीम्स हैं, तीन, अब अगले तीन वैसे ये कल्चर के ऊपर, आप वो ठीक कह रहे हो, पर अभी मेरा पर्पस यही है पीवाईक्यू कराऊं सारे आपको थीम, वो मैं बताऊंगा। इस डाइवर्सिटी आपको जो अच्छा लगता है वो आप क्लास के याद करके मेरे को दिखा देना, ठीक है, अभी मेरे हिसाब से चल लो, ठीक है। नहीं सारे हो गए, वो करे फिर मैं क्या करूं फिर। एक्सप्लोर हो गया, इम्पैक्ट वर्क कल्चर हो गया, इस डाइवर्सिटी प्लूरलिज्म थ्रेट टू ग्लोबल, ठीक है। फोर्थ क्या है, आर बी लूजिंग लोकल, ये हो गया था, सेम था, है ना। ग्लोबलाइजेशन इज जनरली सेट टू प्रमोट कल्चरल होमोजेनिटी, वो भी वही है, होमोजेनिटी का डायरेक्ट, डायमेंशन, स्पेसिफिसिटीज का उधर वाला कैसे प्रमोट, तो सेम ही है, वो अलग से उसमें नहीं है। सिक्स करेंगे हम, डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन विमेन इन इंडिया, सिंपल है पर एक थोड़ा अलग डायमेंशन है, कर लो शुरू। विमेन पे क्या जितने डायमेंशन खोल सकते हो खोलो इसमें, क्योंकि क्वेश्चन सीधा है तो इसमें डायमेंशन जितने ज्यादा लिखोगे उतने नंबर मिलेंगे आपको। देखो भाई, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े क्या नेगेटिव, है ना। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में तो क्या पड़ा है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ा है, तो विमेन फॉर्म नियरली 34% ऑफ द आईटी वर्कफोर्स नैसकॉम के अकॉर्डिंग, ठीक है। होम ग्रोन एंटरप्रेन्योर्स बढ़े हैं। फिर एजुकेशन एडवांसमेंट हुई है, हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट बढ़ा है आपका, ऐसी रिपोर्ट है आपकी। मोक और स्वयं के थ्रू इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स बढ़े, विमेन के एक्सपोजर हुआ है सोसाइटी का सब, ठीक है। फिर सोशल अवेयरनेस और मूवमेंट, है ना, चाहे सेक्सुअल हरासमेंट के वो हो, चाहे एक्स मी टू मूवमेंट आया था, तो इनकी अवेयरनेस और इनके खिलाफ मूवमेंट्स हुई है, ठीक है। पिंजरा तोड़ चैलेंज था, पेट्रियार्कल रेस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट इन हॉस्टल्स एंड कॉलेजेस। टेक्नोलॉजिकल इंक्लूजन हुआ है, मोबाइल का पेनिट्रेशन, ठीक है। रूरल वुमेन लेड इनिशिएटिव लाइक डिजिटल सखी, है ना, आर एनहेंसिंग द फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ी है, डिजिटल लिटरेसी बढ़ी है, ये सब पॉजिटिव फायदे हुए सारे, ठीक है। होम ग्रोन एंटरप्रेन्योर से ऊपर लिखा था। लाइफस्टाइल में उनको ऑटोनॉमी मिली है, डिलेड मैरिजेस, ठीक है, राइट्स ओवर रिप्रोडक्टिव राइट्स उन सबसे है ना। अर्बन वुमेन इंक्रीजिंगली डिले मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ। फिर उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव भी इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि जो मोस्टली जॉब्स आई हैं वो प्रीकेरियस और, है ना, इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा आई हैं। विमेन डोमिनेट एक्सपोर्ट बेस्ड गारमेंट इंडस्ट्री विद लो पे एंड जॉब इनसिक्योरिटी, लो पे है, जॉब इनसिक्योरिटी है, इनफॉर्मल सेक्टर में है, ठीक है। ऑब्जेक्टिफिकेशन हुआ है विमेन का, ठीक है, कल्चरल ऑब्जेक्टिफिकेशन, डबल बर्डन हो गया, काम के साथ साथ फिर हाउस होल्ड मैनेज करना।
उसके साथ मार्जिनलाइजेशन ऑफ रूरल वुमेन, क्योंकि रूरल वुमेन को इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला उसमें, तो फिर वो डिजिटल इलिटरेसी रही है, उससे फिर अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हुई है। और उसके बाद फिर लास्ट में इतना मेंटल प्रेशर एंजाइटी ये सब। लैंसेट रिपोर्ट, इंडिया विटनेस 35% राइज इन एंजाइटी एंड डिप्रेशन अमंग द वुमेन पोस्ट कोविड। तो उसके कारण एंजाइटी और ये सब आपको बताना। पॉजिटिव नेगेटिव विमेन पे क्या पड़ा है, कॉमन क्वेश्चन है, कहीं भी उस ऐसे भी एक डायमेंशन डाल सकते हो कि ये फर्क पड़ा है। इसमें बहुत डायमेंशन लिखते हो, बहुत अपने अपनी थिंकिंग थॉट प्रोसेस के ऊपर है, कहाँ कहाँ कौन कौन से डायमेंशन लिखोगे, क्योंकि सीधा क्वेश्चन था एकदम बिल्कुल। चलो, टू व्हाट एक्सटेंट ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस द कोर कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया। होमोजेनाइजेशन ये सब वो ये डाइवर्सिटी वाला ही है। एट नाइन्थ क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का एट। क्रिटिकली एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एज्ड पॉपुलेशन इन इंडिया, 150 वर्ड्स 10 मार्क्स। इंट्रोडक्शन में पहले डेटा बताओगे और अपना नहीं यूएनएफपीए का बता दो ना। यूएनएफपीए इंडिया का डेटा क्या है, जो इंडिया के अंदर एज्ड पॉपुलेशन है एल्डरली की, वो 10% थी 2021 में, और आने वाले टाइम में 2050 में वो लगभग 20% हो जाएगी। एक डेटा से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर आप बताओगे कैसे पॉजिटिव इंपैक्ट है ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि क्रिटिकली एनालाइज लिखा था ना, क्रिटिकली एग्जामिन लिखा था, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एज्ड पॉपुलेशन। तो कुछ फायदे भी हुए हैं, बाहर से जो टेक्नोलॉजीज आई है उनसे असेसिबिलिटी थोड़ी बढ़ी है ना, डायग्नोस्टिक्स बढ़ा है, कहीं ना कहीं केयर हेल्थ केयर इंप्रूव हुई है। जो बाहर से एफडीआई आई है उससे हेल्थ केयर प्रमोट हुआ है इंडिया के अंदर। तो एफडीआई और जो टेक्नोलॉजी हमने इंपोर्ट किया है उससे जो फायदे वो बताने थे आपको, डायग्नोस्टिक्स में और जिरार्टिक केयर में इंप्रूवमेंट हुई है। जिरार्टिक केयर से भी क्वेश्चन आ जाएगा, तब भी है कि ओल्ड एज केयर जो है जिरार्टिक केयर का मतलब, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ऑप्शनल में आ चुका है, तो अब कभी जीएस में भी आ जाएगा टर्म जिरार्टिक केयर। फिर डिजिटल इंक्लूजन एंड कम्युनिकेशन, तो ग्लोबलाइजेशन के कारण डिजिटल इंक्लूजन हुआ है, कम्युनिकेशन बढ़ा है, तो उससे कहीं ना कहीं टेलीमेडिसिन का स्कोप बढ़ा है, वो एल्डरली को फायदा करेगा, ठीक है। थर्ड इज द एनजीओ एंड सिविल सोसाइटी सपोर्ट, तो बाहर के देशों में क्या होता है, सिविल सोसाइटी सपोर्ट था, एनजीओ था, वही हमने इंडिया में रेप्लिकेट किया है, ठीक है ना। जैसे हेल्पेज इंडिया, वो काफी जगह कई जगह पे काम करता है, ठीक है ना। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस एडॉप्ट की हमने। फिर नीचे एग्जाम्पल दे दो आप हेल्पेज इंडिया का। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस थ्रू स्कीम्स, फिर गवर्नमेंट ने भी, जैसे मान लो फॉरेन में भी एल्डरली केयर होता है, हमने उसी हिसाब से अलग अलग स्कीम्स इंप्लीमेंट किए हैं इंडिया के अंदर। एग्जांपल अटल पेंशन योजना है, और भी बहुत सारी स्कीम मैंने लिख रखी है, वो देख सकते हो आप। तो ये सब आइडियाज हमने, और टेक्नोलॉजी, मतलब वही दिमाग लगाना है। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता, आइडियाज, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और पीपल का एक्शन, उन सबसे क्या हमने सीखा है जो हम एज्ड में लगाएंगे, उन सबसे क्या हमने सीखा है जो विमेन, जिसका भी आ जाए ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन वाले पॉइंट्स उस पर्टिकुलर पैरामीटर लगा के उसके इफेक्ट दिखा देना, बस ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट, पर उसके कुछ नेगेटिव भी है ग्लोबलाइजेशन के। ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ है, माइग्रेशन हुआ है, न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ी हैं, तो जो एल्डरली है दे फील निग्लेक्टेड एंड लोनली, ठीक है ना। तो माइग्रेशन हुआ है, न्यूक्लियर फैमिली बढ़ी है, तो 40% एल्डरली फील निग्लेक्टेड और लोनली इन इंडिया, ठीक है। और ये भी रिपोर्ट है, मैंने नहीं लिखा इसमें, LASI की रिपोर्ट है, ठीक है ना। तो मैंने हर एक का आपको डेटा दिया उसके हिसाब से। एल्डरली अब्यूज एंड निग्लेक्ट, तो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी 2022 में, उसने कहा कि जो एल्डरली जो आपका अब्यूज है इट हैज बीन राइजिंग, तो राइज हो रहा है वो, ठीक है। फिर डिजिटल एक्सक्लूजन, 70% ऑफ एल्डरली लैक डिजिटल लिटरेसी, और ये भी कौन कह रहा है, एज वेल फाउंडेशन रिपोर्ट। ये जो आपको लिख रहा हूँ ना, कहीं भी यूज कर लेना, एज वेल फाउंडेशन हो गया, आपका एनसीआरबी हो गया, लस्सी रिपोर्ट हो गया, ये सब आपको, इसलिए हर एक का डेटा मैंने रिपोर्ट के साथ दिया, उनके नाम के साथ। हेल्थ केयर इनइक्विटी, ठीक है ना। तो अधिकतर जो आपके हेल्थ केयर के एवेन्यूज आए, कहाँ पे आए, वो अर्बन एरियाज में, प्राइवेट सेक्टर मोस्टली वहीं पे देखेगा। तो रूरल में निग्लेक्ट हुआ है क्वालिटी जेराटिक केयर का, तो यही कह रहा है कि इट लीव द रूरल एल्डरली, ओनली 30% ऑफ रूरल एल्डरली गेट द क्वालिटी जेराटिक केयर। और ये किसका रिपोर्ट है, आपकी एनएसएसओ का डेटा है। तो आपने अलग अलग डेटा के थ्रू बताया कैसे ग्लोबलाइजेशन से, तो ग्लोबलाइजेशन से क्या होता, इनइक्वालिटी प्रमोट हुई थी, और वो हेल्थ केयर में भी हुई है। डिजिटल एक्सक्लूजन, जो पॉइंट्स तो वही रहेंगे आपके, अब उसको एल्डरली पे लगा दिया आपने, और थ्रू द रिपोर्ट्स अपने आंसर को सब्सटेंशिएट कर दिया। लास्ट में फिर वही टॉपर वाला कंक्लूजन लिखा है मैंने, इन द सेंस आपके हाईलाइट हो जाना चाहिए मेन मेन पॉइंट्स। तो कंक्लूड में एक दो कंक्लूजन आप ऐसे लिख सकते हो जिसमें उस कंक्लूजन में जो उसकी मेन बात थी, क्योंकि एल्डरली का जब भी क्वेश्चन आएगा
तो डिग्निफाइड वर्ड आपको जरूर यूज करना है, क्या पता जो एल्डर चेक कर रहा हो उसको अच्छा लग जाए, डिग्निफाइड लगा दे बच्चे ने। तो मैं हमेशा एल्डरली क्वेश्चन डिग्निफाइड जरूर लिख के आता था। हाँ तो देखो आप, पहले कैसे थी, अ राइट बेस्ड अप्रोच एम्फेसाइजिंग सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी चाहिए पहले आप बताओ, ठीक है। डिजिटल जो प्रॉब्लम थी वही कंक्लूड किया है, प्रॉब्लम, ठीक है। डिजिटल इंक्लूजन चाहिए और कम्युनिटी बेस्ड केयर चाहिए टू एंश्योर कैसी एजिंग हो रही थी, एक्टिव एजिंग हो, हेल्दी एजिंग हो, एक्टिव, हेल्दी एंड डिग्निफाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि डिग्निफाइड एजिंग हो, इस सब के लिए हमें वो करना है इन द फेस ऑफ रैपिड ग्लोबल चेंज। जो भी क्वेश्चन हो, चेंज क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन का था इसलिए मैंने वर्ड लास्ट में लगा दिया, इन द फेस ऑफ रैपिड ग्लोबल चेंज। अगर क्राइम का आ जाएगा इन द राइजिंग क्राइम थ्रेट, जो भी आ रहा हो, जो क्वेश्चन है वो लास्ट में लोग कर देना, क्वेश्चन ये अंदर यही आएगा सब कुछ, ये करना है अपने को, सोशल सिक्योरिटी देनी है, राइट बेस्ड अप्रोच देनी है, कम्युनिटी केयर देनी है ना, टू एंश्योर कैसी एक्टिव, हेल्दी और डिग्निफाइड एजिंग इन द फेस ऑफ जो भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से, ऐसे कंक्लूजन आपको बनाने होते हैं। तो वो आगे पीछे कुछ वर्ड चेंज होते हैं, वो थीम वही रहती है उसकी, ठीक है। तो कल ब्रेक लेके पेपर 2 करेंगे स्टार्ट, मंडे को पेपर 2 का पहला जो टेस्ट है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे करेंगे 4 बजे। एथिक्स का मैं बता देता हूँ,